हेलो एवरीवन, मैं सीमा जैन। आज आपको इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स बताने वाली हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी बता दिया है, ठीक है। और तो अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नॉर्मल टर्म्स में हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो क्या होता है, किसी भी चीज को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सेम 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 थिंग हैपन्स इन अवर बॉडी कि सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अब वो चीजें क्या होती हैं जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होनी है। देखो, न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, जो हम फूड लेते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का ब्रेक डाउन होता है, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं और वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक पहुंचना होता है। तो दैट मीन्स कोई ना कोई तो चीज है जो उसको लेकर के जा रही है, कोई ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसे कहाँ तक लेके जा रहा है, राइट, सेल्स तक। सिमिलरली सेल्स में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो वहां पे कई तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से एक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाना कुछ तो है, कोई सिस्टम तो है बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है। सिमिलरली जितना वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक लाना, ये भी कोई हर काम का। सिमिलरली और क्या सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, फूड है, वेस्ट मटेरियल है, हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स हमारे ग्लैंड्स में सीक्रेट होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्लैंड्स से उनको टारगेट साइट तक पहुंचना होता है। तो उसको टारगेट साइट तक लेके कौन जाता है, वाटर है, वाटर का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है। तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए कि इन सब का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होना है, रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी टू रीजन ऑफ कंजम्पशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। क्लियर? यानी कि वो सामानों का अवेलेबिलिटी की जगह से जो भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में हैं वो जहां अवेलेबल है वहां से उनको कंजम्पशन, स्टोरेज और एलिमिनेशन एरियाज तक लेके जाना। तो इन सब का सर्कुलेशन करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, हम सब के बारे में पढ़ेंगे, पर हम पहले डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दैट मीन्स ब्लड, यू ऑल नो, रेड कलर का होता है, बॉडी में फ्लो होता है। क्लियर? तो मेन हमारे को अब ये देखना है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन थिंग्स। उसमें एक तो होते हैं ब्लड, दूसरी होती है ब्लड वेसल्स और तीसरा होता है हार्ट, ठीक है। सिमिलरली लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। ब्लड से तो आप सब परिचित है, लिम्फ भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये लिम्फ ही होता है ना। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लड के बारे में। अब देखिए, जो ब्लड होता है, अब ब्लड है तो थोड़ा रेड तो होना चाहिए ना, इसलिए हमारा बोर्ड रेड कलर से सजी है। अब देखिए, ब्लड जो होता है, ब्लड एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल बॉडी में ब्लड जो फ्लो करता है उसका अमाउंट होता है 4 to 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। 4 से 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। और ब्लड बेसिकली दो चीजों से बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्लियर? प्लाज्मा क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स को मैं कुछ इस तरह से आपको समझा सकती हूँ कि जैसे स्विमिंग पूल, एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे एक स्विमिंग पूल है, पानी भरा हुआ है और उसके अंदर स्विमर्स स्विम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये मान लीजिए कि वो जो लिक्विड पार्ट है, वो जो पानी है, उसे हम, अगर हम उस स्विमिंग पूल और स्विमर्स को हम हमारे ब्लड से कंपेयर करें तो स्विमिंग पूल का पानी को एज्यूम कीजिए प्लाज्मा, और जो स्विमर्स उसमें स्विम कर रहे हैं वो है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, द टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। अब उस पूरे ब्लड का
55% जो है वो प्लाज्मा है। दैट मीन्स जो लिक्विड फ्लोइंग पार्ट है, जो फ्लोइंग पार्ट है वो है प्लाज्मा। क्लियर? और उस प्लाज्मा के अंदर भी 98% वाटर एंड 2% सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, सोल्यूबल सोल्यूट्स होते हैं। अब अगर हम ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें, एक्चुअली इसका काम क्या होता है प्लाज्मा को? प्लाज्मा का काम होता है जितने भी ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उनको लेकर के, मतलब यूं समझ लीजिए ना कि ये सेल्स उसमें स्विम कर रहे हैं। क्लियर? तो अब ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें तो 3 तरह के सेल्स ब्लड के अंदर होते हैं, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, क्लास 8th में 7th में आपने पढ़ा है। एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ओके, इनका रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इन्हें एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा काउंट आरबीसी का होता है। क्लियर? और डब्ल्यूबीसी उससे कम होता है, प्लेटलेट्स उससे भी कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा काउंट किसका है? आरबीसी का। इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट विच इज द इंपॉर्टेंट, यूं समझ लीजिए, विच इज द ओनली कैरियर टू कैरी ऑक्सीजन। पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम आरबीसी का है। क्लियर? अब अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और ये होते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर्स। क्लियर? किसी भी इंसान का इम्यून सिस्टम इस पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में कितने डब्ल्यूबीसीज हैं। एक अच्छे अमाउंट में अगर डब्ल्यूबीसीज हैं, दैट मीन्स उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम परफेक्ट है। ओके, और इनका काम क्या होता है? सबसे पहली बात, इफ एनीथिंग एंटर्स इन द ब्लड और एनीवेयर इन द बॉडी, तो इनका काम होता है उसको किल करना। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अभी आजकल क्या है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन चल रही है। वो वैक्सीन क्या करती हैं? वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो देयर, जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। नाउ प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं और इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनके अंदर थ्रोम्बिन नाम का पिगमेंट होता है। ये थ्रोम्बिन पिगमेंट क्या करता है? ये थ्रोम्बिन पिगमेंट जो है इंजरी की जगह पे, जब कहीं इंजरी हो जाती है और ब्लड फ्लो करता है, तो ये प्लेटलेट्स का जो थ्रोम्बिन होता है ये एयर के कांटेक्ट में आता है, और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद इस तरह से पूरा नेटवर्क बना लेता है। सपोज अगर आपको यहाँ इंजरी हुई है तो यहाँ पे ये प्लेटलेट्स पूरा ऐसा जाल बना देंगे, और वो जाल बनने की वजह से बाकी के सेल्स जो हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। तो इस तरह से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लॉटिंग हमारे जिसमें जहां भी ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि थ्रोम्बिन केवल एयर के कांटेक्ट में आने पर ही वो नेटवर्क बनाएगा, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, दैट मीन्स हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है वो ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी में जहां मर्जी पड़े वहां ब्लड फ्लो हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में, सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा पूरा ट्यूब सिस्टम है बॉडी के अंदर, और वो पूरा ट्यूब सिस्टम जो है उसके अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और वो जो ब्लड ट्यूब्स होती है वो कहलाती है ब्लड वेसल्स। क्लियर? हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, सॉरी, ओके, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों में क्या डिफरेंस है? पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर के बाहर एक टैप लगा हुआ है, यानी कि नल लगा हुआ है। ठीक है, उस नल से आपका फ्रेश वाटर आ रहा है, राइट? जिस नल से फ्रेश वाटर आ रहा है या जिस पाइपलाइन के थ्रू फ्रेश वाटर आ रहा है, क्या उसी पाइपलाइन के थ्रू आपके घर के सारे ड्रेन्स का वाटर जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। कैसे जाएगा? दोनों अच्छा और गंदा पानी मिक्स हो जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी 2 तरह का ब्लड फ्लो करता है। एक जिससे कि हम अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो एक तो प्योर ब्लड होता है, एक होता है इम्प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड और इम्प्योर में क्या डिफरेंस होता है?
प्योर ब्लड होता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है एंड जितने भी तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है वो सब किसके अंदर होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के ब्लड्स को कैरी करने के लिए अलग अलग ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। क्लियर? अब देखिए आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है। सबसे पहले आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? जबकि वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में क्या बेसिक डिफरेंस है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से ब्लड के अंदर होता है और डीऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। आर्टरीज जो हैं उस ब्लड को हार्ट से लेके चलती हैं और ले जाती हैं बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है? और वेन्स क्या करती है, वेन्स ब्लड को कलेक्ट करती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है और ये कलेक्टिंग होती है। ये हम एक और लिख लेते हैं, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं। ठीक है? और ये होती है कलेक्टिंग वेसल्स। इनका काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना। तो ये कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं? ये बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ये ले जाती हैं हार्ट तक। क्लियर हो गई? तीन बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। ऑक्सीजनेटेड, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है। अब देखो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आर्टरीज जो होती हैं बेसिकली ये होती है, इनकी वॉल्स जो होती है, जैसे ये आर्टरीज हैं, ठीक है, ये इस तरह से हैं। जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है, वॉल्स ये थिक होती हैं, वॉल्स थिक, elastic and muscular, elastic and muscular। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं और नॉन इलास्टिक होती हैं। मस्कुलर तो होती हैं, मस्कुलर तो दोनों में कॉमन है। ओके, ये हो गया एक और, सिंपल है। अब इसके अंदर वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अभी तो इस साल तो बच्चों को मजा आ गया, इनकी बोर्ड भी कैंसिल हो गई और सब हो गया, लेकिन हर साल बोर्ड कैंसिल नहीं होगी बेटा, बोर्ड की एग्जाम्स होंगी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और हो ना हो 11th में 12th में, अगर जब भी जहाँ भी आपको बायोलॉजी पढ़ना है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्टरीज हमारी बॉडी में डीप रूटेड रहती हैं, डीप रूटेड होती है, मतलब कि आर्टरीज यूं नॉर्मली नजर नहीं आती हैं, जबकि वेन्स की पोजीशन होती है सुपरफिशियल। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी आर्टरीज के बारे में, वॉल्स और वॉल्व्स दोनों के बारे में समझाना चाहूंगी। ये जो आर्टरीज होती है ना, ये हार्ट क्या करता है ये तो मालूम है, मैं अभी और समझाऊंगी आपको, केवल इनको समझाने के लिए। हार्ट जो है ना ब्लड को पंप करता है। क्लियर? अब अगर ब्लड को पंप कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो वो प्रेशर के साथ ब्लड किस में जा रहा है? आर्टरीज में। देखो हमारी बॉडी में बाहर से कोई पंप नहीं है, हमारा हार्ट ही ऐसी मशीन है जो मैं अभी इसके आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ, पर मैंने वो चीज़ आपको यहाँ इसलिए बताई है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स का होना क्लियर होना ज़रूरी है। तो हमारे जो हार्ट से कनेक्टेड रहती है आर्टरीज, आर्टरीज होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्लियर? तो जब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, जब हार्ट पंपिंग करता है तो ब्लड पूरे प्रेशर के साथ आर्टरीज में जाता है,
और सिंपल सी बात है, इतने प्रेशर को हैंडल करने के लिए उसकी वॉल्स को थिक होना ज़रूरी है और इलास्टिक होना ज़रूरी है, यानी कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो सके। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये तो धीरे धीरे सब सेल्स से, बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर रहा है, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है इलास्टिक होने की, या इसलिए इनकी वॉल्स थिन होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वॉल्व्स। देखिए, जब आपके घर में अगर टैप है, टैप से आपने एक पाइप लगाया है और नल चालू है, तो वो नल से जो प्रेशर आ रहा है वो पानी आगे के डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, रिवर्स फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? तो वही बात तो इसमें होती है। हार्ट जब पंप करता है तो पूरे प्रेशर के साथ में ब्लड आगे की तरफ फ्लो होता है, रिवर्स डायरेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं होता। जबकि वो इसके अंदर क्या होता है, वेन्स में क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है ब्लड को, तो चांसेस है कि ब्लड वापस से रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए। तो उस रिवर्स डायरेक्शन के फ्लो को रोकने के लिए उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वॉल्व्स इसमें प्रेजेंट क्यों होते हैं, इसमें एब्सेंट क्यों होते हैं, इसकी वॉल्व्स थिक और इलास्टिक क्यों होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हार्ट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो 24/7 वर्क करता है। ठीक है, जिस दिन बेचारा ये आराम पे चला गया, जिस दिन इसने रेस्ट कर लिया, हमारी बॉडी खत्म, हमारी पूरी यूँ समझ लीजिए लाइफ का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, सो हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो 24/7 वर्किंग कंडीशन में रहता है। क्लियर? चलिए, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये होता कहाँ पे है? ये सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। क्लियर? थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में बिटवीन बोथ द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा ऐसे ऊपर का एंड जो होता है इसका ये थोड़ा ब्रॉडर होता है, नीचे का थोड़ा नैरो एंड होता है, और ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। क्लियर? और अब इसका अगर हम वेट देखते हैं, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट, कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स पढ़ा है ना, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है भाई, ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ा है। कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनमें कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। क्लियर? फर्स्ट थिंग, ये ऐसी मसल्स हैं जो कभी थकती नहीं है, पूरे समय काम करती रहती है, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें होता है। तो ये कार्डियक मसल्स का बनाता है, थोरेसिक कैविटी में होता है बिटवीन द लंग्स। क्लियर? अब हम इसके अगर वेट की बात करते हैं, तो वेट की अगर बात करते हैं तो इसका वेट 300 ग्राम्स तो मेन के अंदर होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड 250 ग्राम्स इन विमेन। ओके, चलिए, ये तो एक जनरल सी बातें हो गई हमारी जो हमको हार्ट के बारे में पढ़नी थी। इसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा होता है ये सोच लीजिए। हमारी बॉडी इतनी बड़ी होती है, और इतनी बड़ी बॉडी में वो केवल होता है एक फिस्ट के बराबर, दैट मीन्स बंद मुट्ठी के जितना हमारा हार्ट होता है। तो ये कितना होता है, क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है, इससे बड़ा हार्ट नहीं होता है। और इतना छोटा हार्ट पूरी बॉडी को कंट्रोल करके लगता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सी हम ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स, हम सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। क्लियर? तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? और हमारी बॉडी में उस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। दैट इज, उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स में देखिए, 4 चैम्बर्स के पहले एक और बात बता दूं, यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बना रेड साइड बना है, एक ब्लू साइड बना है ना। तो यहाँ पे हमारा हार्ट जो है 2 हाफ में डिवाइड होता है, वन इज द लेफ्ट हाफ एंड अदर इज द राइट हाफ। ओके, वन इज द लेफ्ट हाफ एंड अदर इज द राइट हाफ। अब ये देखिए कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बीच में एक सेप्टम से सेपरेटेड रहता है। क्लियर? एक सेप्टम से सेपरेटेड रहता है, और हार्ट के चारों तरफ एक फ्लूइड की पूरी कवरिंग होती है, और वो कहलाती है पैराकार्डियम।
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पेराकार्डियम। पेराकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? पेराकार्डियम का फंक्शन ये होता है कि हार्ट को किसी भी तरह के शॉक से और मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम होता है। अब देखिए, ऐसे लेफ्ट और हाफ में तो है ही सही, ये इस तरह से अपर एंड लोअर में भी डिवाइडेड है, यानी कि दो तो ये होगा और उसी में दो पार्टीशन और हो गए। तो अगर हम लेफ्ट हाफ की बात करते हैं तो लेफ्ट हाफ में दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल को हम लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं। इसी तरह से अब राइट पे आ जाएंगे तो राइट का अपर हाफ होता है राइट एट्रियम, नीचे वाला होता है राइट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली टू, मतलब एट्रियम पार्ट जो है होता है वो वेंट्रिकल से थोड़ा सा छोटा होता है, और इसकी वॉल्स कम मस्कुलर होती है कंपैरेटिवली टू वेंट्रिकल की। ये क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो हो गया हमारा हार्ट का एक स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने क्या कहा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। क्लियर? चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें देखनी है वो ये है कि हमारा हार्ट करता क्या है। देखिए, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हमने वेसल्स भी पढ़ ली, ब्लड भी पढ़ लिया, लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी के अंदर ऑर्गन कौन सा है? यही तो ऑर्गन है, हार्ट ही तो है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। अब देखो, मैंने आपको जब आर्टरीज और वेन्स बताया था, क्लियर, तो वहां पे क्या बताया था कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। अब मैं आपको ब्लड का पूरा फ्लो कैसे होता है वो मैं आपको एक बॉक्स डायग्राम से समझाती, ब्लॉक डायग्राम से। मान लीजिए ये हमारे लंग्स है, ओके, दीज आर आवर लंग्स, और ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर? ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, और ये हमारे बॉडी पार्ट्स। ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमारे ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है? सबको मालूम है, लंग्स में होता है, क्योंकि लंग्स वो जगह है जहाँ पे कि ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर से ब्लड, देखो मैंने आपको बताया था आर्टरीज हर समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हमारे इसमें एक आर्टरी, एक वेन एक्सेप्शनल है जो उल्टा काम करती है। यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कौन आ रहा है? पल्मोनरी वेन। ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये पूरा पार्ट जो है, ये हमारा पूरा ये हाफ है, ये ऑक्सीजनेटेड के लिए है, ओके, और दिस हाफ इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यहाँ पे लंग्स जो है, लंग्स से पल्मोनरी वेन, ध्यान रखना पल्मोनरी वेन एक्सेप्शनल वेन है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, क्लियर, यहां से लाकर के एट्रियम में छोड़ती है। एट्रियम उस ब्लड को कलेक्ट करता है, इसका काम केवल कलेक्शन करना है, इसलिए इसकी वॉल्स इतनी ज्यादा थिक नहीं होती। अब यहां से ये ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर, इन दोनों के बीच में बायकस्पिड वॉल्व होता है। बायकस्पिड वॉल्व क्यों? इसके रिवर्स फ्लो को रोकता है। क्यों रिवर्स फ्लो होता है? यहाँ पे देखिए, इसका काम क्या है? एट्रियम का ब्लड को कलेक्ट करना। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद जब ये ऐसे कंप्रेस होता है तो ये पूरे ब्लड को वेंट्रिकल में भेज देता है। अब वेंट्रिकल में जब आता है तो यहाँ से वेंट्रिकल पंप करता है, यानी कि सारा प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? वेंट्रिकल अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस ब्लड को ऑर्टा लेके जाती है, क्लियर। अब जब, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्लड को प्रेशर करना है तो इसकी वॉल्स को तो मजबूत होना जरूरी है, इसलिए इसकी वॉल्स ज्यादा इलास्टिक और मस्कुलर होती है, थिक होती है इसकी वॉल्स। और यहाँ के जो वॉल्स होते हैं, जब यहाँ पे ब्लड प्रेशर कर रहा है तो चांसेस है कि ब्लड वापस ऑरिकल में चला जाए,
इसलिए यहाँ पे ये वॉल्स होते हैं जो इसके बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। यहाँ से ऑर्टा इसको लेके चलती है। ऑर्टा यूं समझ लीजिए ये वो मेन पाइपलाइन है, ये मेन ब्लड वेसल है हमारी, जो हार्ट से लेके ब्लड को चल रही है। अब वो ऑर्टा धीरे धीरे छोटी 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 आर्टरीज में कन्वर्ट होती जाती है। अब यहाँ पे अप टू द ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर्टरीज आती जाती हैं। आर्टरीज फाइनली कन्वर्ट हो जाती हैं जब वो हर एक टिश्यू तक पहुंचती हैं, तो वहां जाके वो कन्वर्ट हो जाती है कैपिलरीज में। क्लियर? अब आर्टरीज जो हैं, ऑर्टा से कहाँ चली गया ब्लड? आर्टरीज में, यानी कि एक अरोटा उसके ब्रांचेस हो गए, वो आर्टरीज कहलाती हैं। फिर आर्टरीज से आर्टरियोल्स आ जाते हैं, आर्टरियोल्स से जो होते हैं वो होते हैं कैपिलरीज। अब यहाँ से वो जो कैपिलरीज होती है, यूं समझ लीजिए कि यहाँ ये बॉडी पार्ट है, यहाँ हर बॉडी पार्ट पे ये थिन बिल्कुल सिंगल सेल की लेयर की कैपिलरीज जो हैं वो हर एक टिश्यू से कनेक्टेड रहती हैं और वहां पे ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। तो इस तरह से तो पूरा हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो कैपिलरीज होती हैं ये ज्वाइन करके बना लेती हैं वेंट्रियोल्स। ओके, ये कैपिलरीज जो होती है यहाँ पे किस में ज्वाइन हो गई? वेंट्रियोल्स में। जैसे यहाँ पे आर्टरियोल्स होती है ना, बिल्कुल आखिरी वाली, इसी तरह से वेंट्रियोल्स, वेंट्रियोल्स जाकर के मिलती हैं वेन्स के अंदर। अब ये वेन जो है, ये वेन्स सारी वेन्स जाके मिलती हैं वेना कावा से। ठीक है, ये वेना कावा ब्लड को लेकर के आती है राइट एट्रियम में। अगेन राइट एट्रियम में क्या हो रहा है? ब्लड का केवल कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर यहां से राइट एट्रियम कंप्रेस करता है और ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल फिर जब कंप्रेस करता है, जब प्रेशर लगाता है, तो ब्लड यहाँ से फ्लो के साथ कहाँ चला जाता है? लंग्स में। अब यहाँ पे ले जाने वाली कौन होती है? पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्यों है, क्योंकि आर्टरीज को प्रेशर को हैंडल करना होता है और इसके प्रेशर को हैंडल करने के लिए आर्टरी चाहिए, इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की वेना कावा होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा। जो बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड को लेकर के आती है वो होती है सुपीरियर, और लोअर पार्ट से लेके जाने वाली होती है इंफीरियर। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने वहां पे आपको तीसरी ब्लड वेसल नहीं बताई थी, वो थी लिम्फ। लिम्फ का भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार और इसको रिपीट करूंगी। ब्लड लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया? ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी लेके नहीं आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, तो जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट होता है वो उस ऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहाँ तक आ गया? लंग्स तक। लंग्स में पूरा प्यूरिफिकेशन हो गया ब्लड का। प्यूरिफिकेशन इन सेंस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन ले रही है, लेकर के लेफ्ट एट्रियम में आ रही है। लेफ्ट एट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को भी देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर करता है, तो वहां से ऑर्टा में पूरा ब्लड जाता है, ऑर्टा से आर्टरीज में आता है। ऑर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल्स क्या है? यूं समझ लीजिए कि मतलब एक ब्रांच, एक मेन पाइपलाइन, उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, बहुत सारी पाइपलाइंस निकल रही हैं, फिर उससे और आगे निकल रही हैं। तो ये ऑर्टा, आर्टरीज, आर्टरियोल्स हो गया। अब ये आर्टरियोल्स फाइनली जो लास्ट डिवीजन इनका होता है वो होता है कैपिलरीज। वो कैपिलरीज हर टिश्यू तक ब्लड को ले जाती है। इन कैपिलरीज में मीन्स यहाँ कैपिलरीज में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ये कैपिलरीज में से जो ब्लड होता है उसमें से ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यूज में, और टिश्यूज से ऑक्सीजन आ जाता है कहाँ पे? यस, कैपिलरीज में। अब ये कैपिलरीज जिनमें की कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो कैपिलरीज पूरी ऐसे ज्वाइन होकर के वेंट्रियोल्स से मिलती हैं। ये वेंट्रियोल्स
सारी मिलकर के वेन्स में ओपन होती हैं। ये वेन्स जाके ओपन होती है वेना कावा में, और ये मेन वेना कावा होती है जो हार्ट में ब्लड को लेके आती है। राइट एट्रियम, देन अगेन राइट वेंट्रिकल, फिर इसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर लगता है, और ये ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक चला जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सर्कुलेशन। अब देखिए एक और हमने सिस्टम पढ़ा था, दैट वाज द लिम्फेटिक सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है इस जगह पे, सी क्योंकि कैपिलरीज बहुत फाइन है, बहुत पतली मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ प्लाज्मा जो है कैपिलरी से लीक होकर के और टिश्यू की जो स्पेस, जो इंटर टिश्यू स्पेस होती है, टिश्यूज के बीच की जो स्पेस होती है, वहां आके वो टिश्यू फ्लूइड के रूप में पूरा फैल जाता है, वो होता है लिम्फ। क्लियर? पेल येलोइश कलर का होता है वो लिम्फ, पेल येलोइश, रेड नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी और ये तो बड़े साइज के सेल्स होते हैं। क्लियर? तो इसमें वाटर है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, ये सब उन कैपिलरीज से लीक होकर के कहाँ आ गया, टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होती है वहां आके फिल हो जाता है। अब अगर वो टिश्यूज के बीच में फिल है तो वहां पे ऐसे तो कोई वेसल्स चाहिए ना जो उसको कलेक्ट कर लेगी। तो ये जो अब जो लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम था वो यहाँ वर्क करता है। अब यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, सारा जो है कैपिलरीज से कुछ अमाउंट जो प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा प्लस सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ओके, क्लियर, एंड सम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ये कहाँ पे आ गया, ये सारा आ गया टिश्यू स्पेस में। ओके, टिश्यू स्पेस में। तो ये फ्लूइड जो होता है, जो टिश्यू स्पेस में होता है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं और इसे लिम्फ भी कहते हैं, इसे लिम्फ भी कहते हैं। ठीक है, अब इस लिम्फ को कलेक्ट करके क्या करती है लिम्फ, जो वहां पे वेसल्स होती हैं, इस लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए वहां पे वेसल्स होती हैं, वो वेसल्स इस लिम्फ को कलेक्ट करती हैं और जाकर के इसको किसने कलेक्ट किया, इसको लिम्फेटिक वेसल्स ने। ओके, इस लिम्फेटिक वेसल्स को लिम्फेटिक वेसल्स ने इस लिम्फ को कलेक्ट करके और जाकर के दे दिया वेन्स को, और ये वेन्स फाइनली वापस से ब्लड को कहाँ लेके आ गई, एट्रियम में। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।